हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6। तो ऑलरेडी 5 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट 1 में हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 उसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में जो है हमने आर्टिकल 14, 15 और 16 के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 जो है उसमें हमने आर्टिकल 17 और 18 के बारे में डिस्कस किया था, और इसके साथ जो है राइट टू इक्वलिटी के जो यहाँ पे जो पहला जो फंडामेंटल राइट उसको डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। देन पार्ट 4 जो है आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 5 में आर्टिकल 20 और 21 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज इस पार्ट में यानी कि पार्ट 6 में हम आर्टिकल 22 के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि ऑलरेडी जो है जो इंडियन पॉलिटी का 6 चैप्टर जो है हमने डिस्कस कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स इसका जो है पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स होंगे, यहाँ पे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी चैप्टर्स है सब चैप्टर्स हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज को इस तरीके से प्लानिंग किया गया है ताकि ये आपके प्रीलिम्स के साथ यहाँ पे आपकी मेंस में भी हेल्प करे, और यहाँ पे हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो किसी किसी चैप्टर में देखिए एक से भी ज्यादा पार्ट्स लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें यहां पे पूछे जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है, चाहे वो आप कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो वहां पे तो लगेगी ही लगेगी। अपने देश के यहाँ पे सिस्टम के बारे में जानने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इक्वली इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे। तो अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इंडियन पॉलिटी के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 22। तो देखिए यहां पे आर्टिकल 22 क्या करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमने आर्टिकल 21 में डिस्कस कर लिया था। तो अरेस्ट क्या होता है कि अरेस्ट एक टेक्निकल एंड लीगल वर्ड होता है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उनको किसी भी एंगल से अरेस्ट किया जा सकता है। सपोज मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया हो, उनके ऊपर सस्पेक्टेड यहाँ पे एविडेंस हो, यहाँ पे कुछ सस्पिशन हो, यहाँ पे एक जो अथॉरिटी के द्वारा उनको यहाँ पे पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में उन व्यक्ति की यहाँ पे जो है अरेस्ट किया जाता है, उनकी जो पर्सनल लिबर्टी ये कर्टेल हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब उन लोग को एक कस्टडी में रखा जाता है, एक सिस्टम के जरिए रखा जाता है। डिटेंशन जो है, यहाँ पे डिटेंशन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो आर्टिकल 22 में 2 टाइप के डिटेंशन के बारे में मेंशन किया गया है। एक तो है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है कि एक व्यक्ति को उनको पनिश करना जब उन्होंने ऑलरेडी कुछ क्राइम कर लिया है, तो उनको हिरासत में लिया जा सकता है, यह है प्यूनिटिव डिटेंशन। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है उनके ऊपर सस्पेक्टेड एक नजर है यहाँ पे, तो उनको भी ऐसे सिचुएशन में हिरासत में लिया जा सकता है ताकि उनको क्राइम करने से रोका जाए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि उनको किसी भी पास्ट ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलती है, लेकिन उनको प्रिवेंशन किया जाता है ताकि वो कुछ क्राइम फ्यूचर में ना करे। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाता है, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे उनकी अगर यहाँ पे क्रिमिनल टेंडेंसी है तो ऐसे सिचुएशन में भी उनको डिटेन
किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे सस्पिशन के हिसाब से उनको डिटेन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेन चीजें जो होती है अरेस्ट और डिटेंशन, इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी आर्टिकल 22 का दो मेन पार्ट्स है, वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे हम। तो पहला पार्ट है यहाँ पे केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। तो ऑर्डिनरी लॉ में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 22 में यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है या फिर डिटेन किया जा सकता है किसी भी ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से। तो यहां पे अगर उन व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेन कर लिया गया तो उनको यहां पे जो है उस व्यक्ति को यहां पे पुलिस जब अरेस्ट करती है या फिर डिटेन करती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉ, तो उनको जो है जो अथॉरिटी जो उनको अरेस्ट करती है उनको इंफॉर्म करना पड़ेगा कि उन व्यक्ति को किस वजह से डिटेन यहां पे अरेस्ट किया गया। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां पे किसी भी मार्केट में खड़े हैं, पुलिस की एक गाड़ी आई और उनको अरेस्ट करके गाड़ी में उठा के लेके चली गई विदाउट इंफॉर्मिंग हिम एनीथिंग। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है। ऑलरेडी जो हम लोगों ने जो आर्टिकल 21 में डिटेल में डिस्कस किया था यहाँ पे, तो उनको किस ग्राउंड के बेसिस पे अरेस्ट किया गया है ये उनको पता चलनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे ग्राउंड की पता चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पे वो उसके बेसिस पे बेल की इंतजाम कर सके या फिर वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर यहाँ पे जो अपॉइंट कर सकते हैं। अभी इसमें एक केस है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये काफी गरीब है, ये अपने हिसाब से यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनको लीगल एड देना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति को डिफेंड करने से, आप खुद को डिफेंड करने से रोका जाए, ये नहीं होगा। ये जो है नियम के खिलाफ है। ये उनका फंडामेंटल राइट है कि ये अपने लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को उनको एक जो प्रैक्टिशनर जो है अपॉइंट करनी पड़ेगी ताकि उनके फेवर में वो डिफेंड करे। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को अगर यहां पे हिरासत में लिया गया पुलिस के, तो यहां पे विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के पास उनको जो है प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वेस्ट बंगाल से है, उन्होंने जाके राजस्थान में कुछ क्राइम कमिट कर दिया, तो उनको जो है ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल में लेके जाके उनको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। उनको राजस्थान में जो नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है वहां पे, वो जहां पे क्राइम हुई है वहां पे उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज देखिए, एक्सक्लूडिंग द जर्नी ऑफ टाइम, यानी कि जब यहां पे किसी भी प्रॉब्लम्स के वजह से यहां पे टाइम लग गया है तो यहां पे उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी कि विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया जाएगा। अगर किसी भी सिचुएशन में यहां पे मैजिस्ट्रेट ने यहां पे बोला है कि उनको डिटेंशन से फ्री कर देनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे विद इन 24 आवर्स अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसा कहा है तो उनको यहां पे रिलीज कर देनी होगी। तो यहां पे देखिए ऐसे जो यहां पे आर्टिकल 22 में किसी भी व्यक्ति को यहां पे जो सिविल लॉज, यानी कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, ऐसे वजह से अगर उनको अरेस्ट कर लिया है तो वो आर्टिकल 22 के हिसाब से वो उसमें कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे देखिए कि एक व्यक्ति यहां पे अगर एनिमी एलियन है, तो एनिमी एलियन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमी एलियन क्या होता है कि एनिमी और दूसरा है एलियन, तो यहां पे परग्रही नहीं बोला जा रहा है। यहां पे एनिमी मतलब मान लीजिए कि भारत है और उस टाइम एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत युद्ध पे लगी हुई है, और यहां पे वो व्यक्ति अगर भारत में आते हुए कुछ क्राइम करते हुए पकड़ा गया तो उनको जो है एनिमी एलियन कहा जाएगा। तो ऐसे केसेस में एनिमी एलियंस को ऐसे सेफगार्ड्स नहीं मिलेंगे। और या फिर कोई भी व्यक्ति अगर अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के हिसाब से अरेस्ट किए गए तो उनको ऐसे सेफगार्ड्स नहीं मिलेंगे। ऐसे सेफगार्ड्स किसको मिलते हैं? बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से जिनको अरेस्ट किया जाता है या फिर डिटेन किया जाता है उनको ही ये 4 सेफगार्ड्स मिलेंगे। दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। यहां पे दूसरा पार्ट जो है यहां पे केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया या फिर डिटेन कर दिया गया
अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि उनके पास यहां पे जो है क्राइम करने की सस्पिशन के हिसाब से उनको अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसा सिचुएशन में यहां पे दोनों ही जो है यहां पे सिटीजन हो या फिर फॉरेनर्स, यहां पे उनको यहां पे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये प्रोटेक्शन कैसी मिलेगी कि मान लीजिए कि उनको डिटेन किया है तो उनको डिटेन 3 महीने से ज्यादा नहीं की जा सकती है, लेकिन यहां पे अगर किसी एडवाइजरी बोर्ड ने यहां पे एक सफिशिएंट कॉज और यहां पे जो मेन मेंशन कर दिया कि उनकी डिटेंशन की पीरियड बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, अगर ये किसी भी जुडिशियल एडवाइजरी बोर्ड ने यहां पे मेंशन कर दिया, उसके बाद ही इनकी ये 3 महीने की डिटेंशन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी डिटेन्यू, यानी कि जिनको डिटेन किया गया है उनको डिटेन्यू बोलते हैं, उनको यहां पे किस वजह से उनको डिटेन किया गया है उसको भी यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा लेकिन है, उनको यहां पे अगर मान लीजिए कि किसी भी पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से उनको डिटेन किया गया है तो यहां पे अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि उनको ग्राउंड बताया जाए कि उनको किस वजह से डिटेन किया गया है। और यहां पे जो है कोई भी डिटेंशन को यहां पे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि वो जो है मुजरिम नहीं है, ये सस्पेक्टेड नहीं है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जब भी फ्रीडम मिली थी उससे पहले जब भी थे हम लोग, जो भारत जो है अंग्रेज के गुलाम थे, किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज के खिलाफ यहां पे अगर मान लीजिए कि सस्पेक्टेड हुआ, यहां पे किसी भी वजह से यहां पे अरेस्ट कर लिया गया था या डिटेन कर लिया गया था और उनको टॉर्चर किया गया था, तो ऐसी सिचुएशन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी भी व्यक्ति को जो भारत में है, चाहे वो किसी कोई भी फॉरेनर्स हो या फिर सिटीजन्स हो, वो हमारे देश में हमारे इंडिया के टेरिटोरी के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। उनको अगर अरेस्ट भी किया गया एक प्रॉपर प्रोसेस की तरीके से उनको किया जाएगा ताकि उनके साथ कुछ भी इनजस्टिस ना हो और उनको सेफगार्ड्स भी मिले। तो उसके लिए ये प्रोविजंस रखे गए हैं। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, जो पार्लियामेंट के पास यहां पे लॉ होती है जिसके हिसाब से उन लोग लॉ बना सकते हैं और प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे सिचुएशन में, अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया है और उनकी यहां पे पीरियड जो है 3 महीने से ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन के हिसाब से जो है, जो एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन है उसके हिसाब से उन लोग उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पार्लियामेंट कि ये जो है आप लोग इसको बढ़ाना चाहिए, ये कम करना चाहिए, या फिर बढ़ाना अगर चाहिए तो कितना बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे जो यहाँ पे ओपिनियन जो है पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। दूसरी है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जो है यहाँ पे डिटेन कर दिया गया, तो यहाँ पे किसी भी लॉ के हिसाब से इनकी मैक्सिमम पीरियड क्या है उसके हिसाब से भी पार्लियामेंट उसको प्रेस्क्राइब कर सकती है। और यहां पे जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी भी एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, ये प्रोसेस कैसी होगी यहां पे इंक्वायरी करने के लिए, उसके बारे में भी पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि किसी भी यहां पे, एक तो है कि पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, या दोनों की ही यहां पे कॉन्करेंट पावर होती है। कुछ पावर होती है सिर्फ यहां पे सेंट्रल पावर होती है, सेंट्रल जो पार्लियामेंट के पास होती है, कोई सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है, और दोनों के पास कॉन्करेंट पावर, यानी कि स्टेट और पार्लियामेंट दोनों, स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में ही पावर होते हैं। वैसे यहां पे जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहां पे कॉन्करेंट लॉ बनाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ में यहां पे पावर दी गई है, जिसके हिसाब से सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट, यानी कि स्टेट के यहां पे सिक्योरिटी के हिसाब से, पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए यहां पे, या फिर जो मेंटेनेंस की सप्लाईज के लिए हो यहां पे, या फिर जो यहां पे कम्युनिटी है उनकी एसेंशियल सर्विस के हिसाब से यहां पे डिटेंशन किया जा सकता है। तो यहां पे काफी सारे नियम कानून है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन अगर किया गया तो यहां पे उनके साथ कुछ भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उनको वैसा ही सुलूक करनी पड़ेगी जैसा एक नॉर्मल यहां पे लोगों के साथ यहां पे करनी चाहिए, उनको कुछ भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ऐसे कुछ भी यहां पे रूल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि यहां पे जो भी व्यक्ति को उन्होंने कुछ क्राइम किया है, उनका मतलब जो है यहां पे जो लॉज बनाए गए हैं यहां पे संविधान में, उनका मतलब यह है कि ये किसी भी व्यक्ति को अगर यहां पे अरेस्ट किया गया या फिर डिटेन किया गया,
उनको पनिश करना यहां पे मेन मोटिव नहीं है, उनकी मेन मोटिव है जो लॉ बनाए गए हैं ताकि इन व्यक्ति ये पनिश होने के बाद दोबारा फिर से ऐसे क्राइम जो है कमिट ना करे। तो ये सोसाइटी की बेनिफिट के लिए, पनिश करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, पनिशमेंट की यहां पे प्रोसेस को यहां पे सुधारना, ताकि जो ऐसे क्राइम्स हो, ऐसे चीजें यहां पे सोसाइटी में कम होती चली जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के साथ हमारा जो राइट टू फ्रीडम जो पार्ट यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी अभी तक लॉज पार्लियामेंट में बनाए हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में पहली बार बनाया गया था और ये एक्सपर्ट हुआ था 1969 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिसा बोलते हैं, ये 1971 में बनाया गया था, जिसको रिप्लेस किया गया था 1978 में। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये 1974 में प्लानिंग किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1980 में बनाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये भी 1980 में बनाया गया था। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ये बनाया गया था 1985 में और इसको रिप्लेस किया गया था 1995 में। देन प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसको बनाया गया था 1988 में। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में इसको बनाया गया था, जिसको पोटा हम लोग जानते हैं। तो बेसिक जो है यहाँ पे नासा, पोटा, मिसा, टाडा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो बनाए गए थे। ये देश की यहाँ पे एक सिस्टम के हिसाब से, जिसको अगर वायलेट किया गया तो उनको जो है किस बेसिस पे सजा होगी, तो उसके लिए भी एक्ट बनाए गए थे। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट जो है राइट टू फ्रीडम ये खत्म होता है। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, मेंशन किया है ऑलरेडी, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, अभी 6th एडिशन भी आ चुकी है, वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक। ये बुक आपको परचेस करनी ही पड़ेगी। तो इस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीलिम्स के लिए जो है इंडियन पॉलिटी की जो ऑब्जेक्टिव बुक है लक्ष्मीकांत का, ये फॉलो कर सकते हैं आप। अरिहंत की जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बहुत ही अच्छी बुक है फॉर रिविजन पर्पसेस, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो डी बासु के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। मेंस में आपको बहुत चीजों में बहुत हेल्प करने वाली है। चारों के चारों बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगी। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आर्टिकल 23 और बाकी के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आपका सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।